हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं हम एक्ट 1956 भी बोलते हैं। तो ये क्या है जानेंगे, यानी कि ये क्या है, एक तरह से नाम से ही समझ में आता है ये कि ये एक एडॉप्शन के लिए जो है क्या है एक एक्ट है। तो इस एक्ट को समझेंगे तो चलिए देखते हैं पहले कि क्या क्या हम इस टॉपिक में आज देखेंगे। तो वो है कि दत्तक क्या है, यानी कि एडॉप्शन क्या है, जिसको कि हिंदी सामान्य भाषा में बोला जाता है गोद लेना, है ना। तो वो क्या है देखेंगे। कारण क्या है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है एडॉप्ट कब करता है, बेबी कोई भी बच्चे को अडॉप्ट करने के पीछे कई सारी जो है चीज़ें होती है, तो उसको भी हम एक बार देखेंगे। उसके बाद है इसके लिए कानून क्या कहता है, कानून के अगर कानूनी रूप से हम बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उसका क्या कानून है उसको समझेंगे। फिर देखेंगे कि प्रक्रिया क्या है, यानी कि अगर कोई बच्चा गोद लेना चाहता है लीगल रूप से तो उसके लिए उसकी क्या प्रक्रिया होगी, प्रोसीजर क्या होगा। कारा एक एजेंसी है, उसके बारे में जानेंगे हम। फिर देखेंगे कि जो एजेंसी है या कोई एनजीओ है वो कब बच्चे को, जो अडॉप्ट किया हुआ बच्चा है उसको कब वापस ले सकती है, उसको भी हम क्या करेंगे देखेंगे। तो जो आज का वीडियो है काफ़ी यूज़फुल है किनके लिए, जिनको अडॉप्शन करना है कहीं उनके लिए, या फिर सामान्य जानकारी रखने के लिए भी ये क्या है बहुत ही ज़रूरी है। और अगर किसी को बच्चा गोद लेना है तो उसके लिए तो ये काफ़ी मददगार साबित होगा आज का वीडियो। तो चलिए देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि दत्तक क्या है। तो अगर कोई बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को किसी और को, यानी कि कोई ऐसे पेरेंट्स जिसके बच्चे नहीं हैं या फिर वो चाहते हैं कि एक बच्चा गोद लेना, तो उनको दे देते हैं। तो या फिर कोई भी और जो है, इसमें बहुत सारे तरीके हैं बच्चों के कि कौन कौन से बच्चों को गोद ले सकते हैं या लेते हैं। तो कौन कौन से बच्चे को गोद लेते हैं ये देखेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है हम किसी को क्या करने के लिए देते हैं, उसका भरण पोषण करने के लिए, उसको अच्छा भविष्य देने के लिए, या साथ ही साथ अपना जो है एक बच्चा रखने के लिए खुद का, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चा एडॉप्ट करते हैं, यानी कि गोद लेते हैं। दूसरे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स से हम क्या बनते हैं, लीगल पेरेंट्स बन जाते हैं उस बच्चे के। तो उस लीगल पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को एडॉप्ट करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, एडॉप्शन कहा जाता है, या फिर उसको क्या कहते हैं दत्तक लेना या गोद लेना, ऐसे नामों से भी जाना जाता है। अगर इसको हम सामान्य भाषा में देखें या समझने की कोशिश करें तो आपने सुना होगा कि जो झांसी की रानी थी, यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई, तो उन पे भी क्या हुआ था, उनको क्या किया गया था, उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया था जिसे क्या कहा गया था, दत्तक पुत्र कहा गया था। दत्तक पुत्र था तो इस कारण उनको क्या नहीं किया जा सकता था, आगे जो है वो अपना शासन नहीं संभाल सकती थी क्योंकि उनके पास दत्तक पुत्र था, वो राजा नहीं बन सकता। इस तरीके की बातें होती है। उसके लिए क्या होना चाहिए, बायोलॉजिकल पेरेंट्स होना, बायोलॉजिकल जो है बच्चा होना चाहिए। इस तरीके की क्या हो रही थी उस टाइम, हिस्टोरिकल जो अगर लाइन में जाए तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। तो यही दत्तक पुत्र है। और ये सामान्य भाषा में देखें तो आमतौर पर बहुत लोग इसको क्या करते हैं, बच्चा गोद लेते हैं। तो चलिए जानते हैं अब बच्चा लेने का कारण क्या होता है। आप जान गए कि एडॉप्शन किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अगर लीगल पेरेंट्स बनते हैं तो उसको ही क्या कहा जाता है, एडॉप्शन कहा जाता है। अब देखते हैं कारण। तो पहला कारण है शारीरिक समस्या, दूसरा कारण है समाज, और तीसरा कारण है सोच। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि है शारीरिक समस्या। तो शारीरिक समस्या में भी क्या होता है, एक मेल और फीमेल दोनों को देखते हैं हम लोग यहाँ पे, मेल और फीमेल। तो मेल में भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है उनको कोई शारीरिक बीमारी हो, यानी कि उनको जो है हो सकता है स्पर्म वगैरह में प्रॉब्लम हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो कम, या फिर कई सारी चीज़ें होती है जो मेल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके कारण भी क्या होता है बच्चे वो नहीं ले पाते हैं। तो इसका ये जो हो गया मेल कारण हो गया। अब देखते हैं फीमेल कारण। अगर देखें तो फीमेल कारण भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर किसी को हो सकता है कोई
पीसीओडी हो, या फिर कई माएँ जो हैं वो क्या उनके गर्भ में जो है कुछ प्रॉब्लम होता है, उनके गर्भाशय में दिक्कत होती है, या फिर उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से नहीं आता है, कैंसर है, किसी भी प्रकार की समस्या के कारण वो क्या करते हैं, बच्चा नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, तो इसको भी क्या किया जाता है, इस कारण से भी क्या होता है, बच्चे जो है गोद लेता है कोई भी व्यक्ति, है ना, या कोई कपल जो है तभी बच्चा गोद लेता है। दूसरा कारण अगर देखें तो समाज में एक जो है अगर देखें तो पॉजिटिव साइड अगर देखें या फिर नेगेटिव साइड को सोचें, तो उसको सोचने से पहले देख लेते हैं कि पॉजिटिव साइड क्या है, हम बच्चा क्यों लेते हैं। अगर बायोलॉजिकल बच्चा हम क्यों लेना चाहते हैं, अपना खून जो है सब क्या बोलते हैं कि जो गोद लेने वाला बच्चा वो अच्छा नहीं है, अपना खून जो है ज़्यादा ज़रूरी है, अपने खून का बच्चा, है ना, ऐसी बातें कही जाती है। और साथ में बच्चा लेने के पीछे कई सारी वजह होती है कि वो चाहते हैं कि हमारा वंश आगे बढ़े, हम क्या करें, आगे जो है हमारा वंश जो है समाज में हम आगे बढ़ें, हमारा वंश आगे बढ़ता रहे, प्रॉपर्टी वगैरह जो संपत्ति है उसको और बढ़ाए, आगे लेके जाए, उसका देखभाल करे, या फिर हम जो है अगर बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारी सेवा करे। तो इस वजह से भी क्या करते हैं, कई लोग बच्चा गोद लेना चाहते हैं, या फिर बच्चा जो है कोई नॉर्मल बच्चा भी लेता है ना। अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स तभी बनते हैं, ये सारी वजह होती है समाज में। अगर नेगेटिव साइड देखें तो अगर किसी का बच्चा नहीं होता है, मान लेते हैं कि कोई भी रीजन है, अगर उनका बच्चा नहीं हो रहा है तो उनको समाज जो है बहुत निम्न स्तर पे देखती है, उनको आए दिन जो है क्या करते हैं, ताने और बहुत सारी चीज़ों मतलब महिलाओं को खास करके घरेलू हिंसा और भी कई सारी चीज़ों से क्या किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सब वजह से भी कई लोग क्या करते हैं, बच्चा गोद लेने का सोचते हैं। तीसरा देखें अगर सोच, तो कई लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट ये होता है कि हम जो है अच्छा कमा रहे हैं या फिर अच्छे से स्टेबल हैं, तो क्या करें, कोई एक व्यक्ति का यानी कि कोई एक बच्चे का क्या करें, भविष्य सुधारे, उनको आगे चल के अच्छा जीवन दे। अगर वो कोई ऑर्फनेज में रहते हैं यानी कि अनाथालय में रहते हैं, या फिर कचड़ा वछड़ा बिन रहे, इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो ऐसे जीवन से उनको निकाल के अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। तो इस उद्देश्य यानी कि इस सोच से भी क्या करता है, कोई व्यक्ति जो है या फिर कोई कपल है जो क्या करता है, बच्चा गोद लेता है। या फिर और भी कई रीजन होते हैं, जैसे कि किसी के बच्चे जो हैं ऐसे ही पड़े हैं, वो उनको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, हमको दे दीजिए, हम संभालेंगे। इस तरीके की कई सारी चीज़ें होती है, माइंडसेट होती है, जिसके कारण भी बच्चा क्या करते हैं, लोग गोद लेते हैं। तो ये हो गए कारण। अब देखते हैं कानून क्या कहता है। तो कानून कहता है कि अगर कोई बच्चा को गोद लेना है, अगर इस एक्ट के तहत, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत अगर कोई बच्चा लेना चाहता है, तो उसके लिए भी कई मानदंड है, कई क्राइटेरिया हैं, जिसको क्या करना जरूरी है, फुलफिल करना जरूरी है। जैसे कि कोई हिंदू यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया है, तो हिंदू से यहाँ पे समझ में आता है कि इसके अंदर कौन कौन आएंगे, तो आएंगे सिख, जैन, बौद्ध, आर्य समाज वाले। तो ये सब क्या आएंगे, हिंदू समाज के अंतर्गत आते हैं। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे का मतलब इस एक्ट के तहत सिर्फ हिंदू बच्चे को ही क्या किया जा सकता है, गोद लिया जा सकता है। इसमें अन्य धर्म के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि ये हिंदू एक्ट के ही अंतर्गत है। तो उसको देखते हैं। इसमें क्या है, केवल हिंदू बच्चे को ही गोद लिया जा सकता है। हिंदू माता पिता क्या करेंगे, माता पिता के द्वारा इसको गोद लिया जाएगा। ठीक है। और देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है होनी चाहिए। तो है ये जो हम एक्ट है 1956, उसमें और क्या चीज़ें बताई गई है। तो और इसको लेके कई एक्ट आए हैं या फिर कई जो है संशोधन हुए हैं, जैसे कि जुर्नैल एक्ट, इस तरीके की भी चीज़ें क्या होती हैं, आती है। या फिर किशोर संरक्षण एवं अधिनियम, उनके प्रोटेक्शन के लिए 2006 में। तो इस तरह के कई एक्ट हैं जो क्या करती है, बच्चों के देखभाल के लिए क्या करती है, कार्य करती है। तो वैसे ही ये क्या है, हम एक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं फुल फॉर्म में, तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। उसके बाद देखते हैं कि बच्चा कौन कहलाएगा। इस एक्ट के तहत अगर बच्चा देखते हैं तो कौन कौन से बच्चे को गोद लिया जा सकता है। तो इसमें आते हैं, पहला है ऑर्फनेज, मतलब यानी कि अनाथालय में रहने वाले बच्चे। अनाथालय में रहने वाले बच्चे इसके अंतर्गत आएंगे, यानी कि जिसके माता और पिता दोनों ही क्या हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। तो ऐसे बच्चे आएंगे जो कि अनाथालय में रह रहे हैं और अनाथ है ना। या फिर सरेंडर्ड
या फिर त्यागा हुआ बच्चा, है ना, जिसको भी इसमें क्या होता है अगर देखें तो कोई ऐसा बच्चा जिसको उसके माता पिता जो है किसी भी वजह से क्या करते हैं, पाल नहीं पा रहे हैं। इसमें मेन कारण तो ये होता है कि वो बच्चा नहीं चाहते थे और वो हो गया है ना। जैसे कि आप देखते होंगे आए दिन कि नदी नालों के किनारे में, कचड़े के डब्बे के पास, कहीं जंगल झाड़ी में क्या किया जाता है, छोटे बच्चों को यानी कि एकदम न्यू बॉर्न बेबी को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे बच्चे को क्या किया जाता है, एनजीओ क्या करती है, अपने पास ले आती है और अपने पास लाके उसकी क्या करती है, देखभाल करती है। तो ऐसे ही बच्चे जो है अनाथालय में रहते हैं और उनको ही गोद लिया जाता है ना। और साथ ही साथ जो कि जिनको इकोनॉमिकली क्या नहीं कर सकते हैं, जो है जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो संभाल नहीं पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो बच्चे को पालने में जो है सक्षम नहीं है, तो वो अपने बच्चे को जाके कोई एनजीओ में, कोई एजेंसी में क्या करते हैं, दे देते हैं। ये सारे बच्चे जो हैं इसके अंदर आएंगे, है ना, त्यागे हुए या फिर सरेंडर्ड, या फिर हो सकता है कोई बच्चा जो है LGBT के अंतर्गत आता हो। वो तो सामान्य रूप से देखें तो वो उस टाइम तक तो उसकी पहचान नहीं की जा सकती, पर कई बार 12-13 साल उम्र के होते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। किशोर अवस्था में जैसे ही पहुंचते हैं, जैसे ही लगता है कि उनको कि ये जो है इसकी स्थिति सामान्य नहीं है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे बच्चे भी इनके अंतर्गत आएंगे, है ना। अब देखते हैं और क्या आता है। तो इसको लेके मानदंड क्या है, यानी कि अगर कोई बच्चा गोद लेना चाहता है तो उसके लिए भी क्या है, क्राइटेरिया है कुछ कि वो फुलफिल करे। तो वो क्या है, तो वो है कपल और इंडिविजुअल। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है, हमको सामान्य रूप से देखें तो ये डाउट होता है कि कोई व्यक्ति जो है क्या सिर्फ केवल जो है जो मतलब शादीशुदा है वही बच्चे गोद ले सकते हैं, कि जो लिव इन में रहते हैं या फिर जो सिंगल हैं इंडिविजुअल रूप से भी बच्चे गोद ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा तो सवाल यही रहता है कि शादीशुदा लोग ही क्या गोद ले सकते हैं बच्चे। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये है कि हम जो है कपल हो या फिर इंडिविजुअल हो या फिर लिव इन में रह रहे हो, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, बच्चा गोद ले सकते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि क्या केवल पुरुष भी बच्चे गोद ले सकते हैं, यानी कि जो जिसकी शादी नहीं हुई है, कोई अविवाहित लड़का जो है, पुरुष है, वो क्या कर सकता है, बच्चा गोद ले सकता है। तो जी हाँ, जो अविवाहित व्यक्ति है वो भी क्या कर सकता है, बच्चा गोद ले सकता है। लेकिन अविवाहित पुरुष क्या करेगा, केवल मेल चाइल्ड को ही क्या कर सकता है, गोद ले सकता है। जो है मेल कोई है वो क्या कर सकता है, केवल मेल को ही क्या कर सकता है, गोद ले सकता है। उसके बाद देखते हैं फीमेल। क्या महिलाएं अगर शादी नहीं हुई है तो गोद ले सकती हैं, तो हाँ ले सकती हैं। तो उसके लिए क्या है, तो फीमेल जब गोद लेती है तो वहाँ पे ये नहीं, जेंडर जो है डिफाइन नहीं किया जाता है। यहाँ पे अगर वो चाहे तो मेल को भी गोद ले सकती है और फीमेल को भी गोद ले सकती है। तो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि यहीं से डिस्क्रिमिनेशन ही स्टार्ट होता है। इस तरीके की बातें भी कई लोगों के मन में चल रहा होगा देखते हुए वीडियो। तो यहाँ पे क्या है, महिलाएं जो है फीमेल हो या मेल हो दोनों को गोद ले सकती है। फिर है तीसरा पॉइंट है, जो बच्चा हम गोद लेना चाहते हैं वो तो सबसे पहली बात है कि वो अविवाहित होना चाहिए, और दूसरी बात है कि उसकी उम्र जो है 15 साल से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो जो है बालिग तो बाद में ही होते हैं, तो यहाँ पे इस एक्ट में बताया गया है कि वो बच्चा अविवाहित होना चाहिए। तो अगर लीगल रूप से देखें तो शादी तो है, शादी की उम्र तो जो है 21 वर्ष है। तो यहाँ पे पहले ही ये क्या होते हैं, अंडर एज है, तो यहाँ पे तो शादीशुदा होंगे ही नहीं वो लोग। और साथ ही जो है उनकी एज जो है 15 साल से कम होनी चाहिए या 15 साल होनी चाहिए। उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, गोद नहीं ले सकते हैं। फिर है 25 साल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति गोद लेना चाहता है बच्चा, तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, तो उसकी उम्र होनी चाहिए 25 साल या फिर 25 साल से ज़्यादा। 25 साल से कम उम्र के व्यक्ति जो है, पुरुष हो या महिला, वो बच्चा गोद नहीं ले सकता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 21 साल, है ना। तो यहाँ पे 21 के पास मैं क्या की हूँ, यहाँ पे डिफरेंस लिखी हूँ। ये कौन है, चाइल्ड है, और ये कौन है, पेरेंट्स। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति बच्चा गोद लेना चाहता है तो उसके उम्र में और उस पेरेंट्स के उम्र में क्या होना चाहिए, एज डिफरेंस होना चाहिए। कितने साल का, तो वो है 21 साल का।
अगर इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ पे है कि ये जो है बच्चा है, ये जो है बच्चा है ना, और यहाँ पे जो पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स की उम्र कितनी होनी चाहिए, जो कि बच्चा गोद ले रहा है तो उसकी हम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल। तो यहाँ पे 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे बच्चे की उम्र कितनी होगी, 4 साल, है ना। तो बच्चे का उम्र अगर 4 साल है तो उसको 25 साल का व्यक्ति क्या कर सकता है, गोद ले सकता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 21 साल का दोनों के बीच क्या होना चाहिए, एज गैप होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, है ना। उसके बाद देखते हैं और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चा गोद लेने के लिए। तो वो है कि जो भी व्यक्ति बच्चा गोद लेना चाहता है, या तो वो दंपत्ति है या तो फिर क्या है, अगर सिंगल है, इंडिविजुअल अगर गोद लेना चाहता है जो कि अविवाहित है, तो उसमें क्या होना चाहिए, वो तो सबसे पहली बात देखें तो वो इमोशनली अगर स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। अगर इमोशनली वो स्ट्रांग नहीं है तो वो 2 दिन में क्या सोचेगा, 2 दिन बच्चे को अच्छे से रखेगा, फिर तीसरे दिन सोचेगा कि बहुत रो रहा है बच्चे को, या फिर परेशान कर रहा है, इसको छोड़ देना चाहिए, या फिर उसको जो है गलत कार्यों में भी लिप्त कर सकता है ना, या फिर कोई भी कार्य उससे करवा सकता है। इसके लिए तो हालांकि देखें तो एज मैटर नहीं करता, सबका अपना अपना माइंड सेट होता है। तो लेकिन इमोशनली उसका स्ट्रांग रहना ज़रूरी है। वो बच्चा अगर गोद ले रहा है तो वो एकदम मैच्योरिटी के साथ क्या करना चाहिए, बच्चे को गोद लेना चाहिए। आप समझ सकते हैं किसी बच्ची को पालना बहुत बड़ी बात होती है, उसको संभालना बहुत बड़ी बात होती है, तो उसमें जो है उस व्यक्ति का बच्चा जो है स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है इमोशनली, है ना। साथ ही साथ देखें तो फाइनेंशियली भी क्या होना चाहिए, उसको स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि वो बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके, उसके पालन पोषण में क्या कर सके, वो कमी ना रख सके, उसको अच्छा जीवन दे सके, है ना। तो उसको फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है। तीसरी बात देखें तो उसको कोई भी ऐसा डिजीज़ यानी कि बीमारी नहीं होना चाहिए कि जो इनक्योरेबल है, यानी कि लाइलाज है। तो ये भी एक क्या है, यहाँ पे मानक है। उसके बाद अगर देखें कि कोई दंपत्ति अगर बच्चा गोद लेता है तो उसके लिए भी एक क्या है, क्राइटेरिया है। अगर कोई क्या है यहाँ पे कपल बच्चा गोद लेता है तो वो उसकी शादी को कम से कम 2 साल तो कंप्लीट होने चाहिए। 2 साल अगर वो कंप्लीट अच्छे से रह रहे हैं, स्टेबल हैं, है ना, तो जाके वो बच्चा गोद लेने का सोचते हैं, तब वो सही है। हो सकता है कि कई लोग ऐसा करें कि 4 महीने बाद ही बच्चा गोद ले लें, बाद में उनके बीच नहीं बन रही है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी दिक्कतें ना आए, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, कम से कम जो है 2 साल उनको क्या होना चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए अपनी शादी में, तब जाके वो क्या कर सकते हैं, बच्चा गोद ले सकते हैं। कपल्स के लिए मैंने आपको बताया। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली है कि अगर जो है कोई कपल बच्चा गोद लेता है तो उसमें मतलब पति और पत्नी यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही कंसेंट क्या है, ज़रूरी है। यानी कि आपसी सहमति जो है ज़रूरी है। किसी एक के सहमति से क्या कर सकते हैं, बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। दोनों की सहमति यहाँ पे क्या होगी, ज़रूरी होगी। उसके बाद देखते हैं कि कब कौन सा बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। तो जैसे कि परिवार में अगर एक फैमिली में अगर पहले से कोई लड़का है तब क्या कर सकते हैं, तब बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। तब बच्चे क्या कर सकते हैं, मेल चाइल्ड नहीं ले सकते हैं ना। यानी कि फैमिली में अगर पहले से कोई मेल बच्चा है, बेबी है, चाइल्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, मेल चाइल्ड नहीं गोद ले सकते हैं। या फिर इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कोई बेटा पहले से है आपका तो आप बेटा गोद नहीं ले सकते हैं, मतलब कोई एक लड़का गोद नहीं ले सकते हैं। या फिर पहले से आपकी बेटी है और फिर आप सोचेंगे कि एक लड़की गोद ले लें, है ना, यानी कि बेटी गोद ले लें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर आपका पोता भी है अगर कोई, तो आप कोई लड़का गोद नहीं ले सकते हैं। या फिर पोती है कोई, तब भी कोई लड़की आप क्या कर सकते हैं, गोद नहीं ले सकते हैं। या फिर ये भी है कि अगर आपका पड़ पोता है तब भी क्या कर सकते हैं, तब भी आप कोई मेल चाइल्ड गोद नहीं ले सकते हैं। या फिर पड़ पोती है तब भी आप फीमेल चाइल्ड गोद नहीं ले सकते हैं। उसके बाद अगर देखें, अगर आपकी कोई नातिन है और मतलब नातिन किसको कहते हैं, लड़की, यानी कि आपके फैमिली में कोई लड़की है तो लड़की की जो बेटी है उसको आप क्या करते हैं, लड़की की बेटी है और आप चाहेंगे कि आप अपने घर में गोद ले एक लड़की,
और ये जो लड़की है आपकी बेटी, वो क्या है, वो उसकी डेथ हो चुकी है, तो आपके पास जो है नातिन है, यानी कि यहाँ पे क्या है, नातिन है आपके पास, उसको ही क्या कहा जाता है, बेटी को नातिन कहा जाता है। तो नातिन अगर है तो आप क्या कर सकते हैं, लड़की गोद नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो आपकी बेटी है उसकी अगर डेथ हो गई है तब ना। तो ये हो गया क्या, बच्चा गोद लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और कौन सा बच्चा कब नहीं ले सकते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि प्रक्रिया क्या है, इसके बाद आता है प्रक्रिया का प्रोसेस। तो बच्चा गोद कैसे लेते हैं उसको देखते हैं, समझते हैं। तो उसकी प्रक्रिया के लिए हम एक 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे अगर कोई बच्चा गोद लेता है तो उसके लिए क्या बनाया गया है, एक एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम क्या है, कारा। ये क्या है, सेंट्रल लेवल पे है। इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो क्या है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये क्या है, सेंट्रल लेवल पे है। और अगर इसी को स्टेट लेवल पे देखें तो स्टेट लेवल पे है सारा, यानी कि सी के जगह पे क्या आ जाता है, एस आ जाता है। और वो क्या होता है, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। वो क्या करती है, बच्चे को अडॉप्ट करने में हेल्प करती है। तो अब देखते हैं कि हमको अगर कोई बच्चा गोद लेना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको कारा के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। कारा के वेबसाइट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसका वेबसाइट है www.kara.nic.com, जिसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमको क्या लगेगा, अगर देखें तो हमको अपना आईडी प्रूफ देना पड़ेगा और अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आईडी प्रूफ के लिए हमको क्या क्या लग सकता है कि पासपोर्ट वगैरह लग सकता है। ये सबको जो है पासपोर्ट वाली बात है या आईडी प्रूफ की बात है, उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंडिविजुअल, जिसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसके लिए क्या प्रूफ चाहिए। ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, समझेंगे। और बच्चे लेने के भी जो है, बच्चा गोद लेते हैं तो भी कई तरीके होते हैं, उसको भी हम एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो अभी इसमें देखते हैं, कारा में क्या कर सकते हैं, जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके लिए आईडी लगेगी। आईडी में क्या क्या लगेगा, तो आधार कार्ड लग सकता है, पासपोर्ट लग सकता है, क्या क्या ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी पड़ सकती है, वहाँ पे लगेगी। फ़ोटो वगैरह लगेगी। तो और क्या लग सकता है, फ़ोटो के साथ आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लगती हैं। उसके अलावा अगर देखें तो क्या है, वहाँ पे अपना उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं यहाँ पे कारा में जाके। या फिर क्या कर सकते हैं, हम अपना जो ज़िला है जहाँ पे हम रहते हैं, जिस ज़िले के अंतर्गत आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो होता है, वहाँ पर भी जाके क्या कर सकते हैं, बच्चा गोद लेने के लिए वहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, है ना। तो ये कर सकते हैं। उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, अगर देखें तो जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है या फिर कारा जो है क्या करेगी, हमको एक स्पेशलाइज जो एजेंसी है, किसके लिए, बच्चा गोद लेने के लिए, उसका नंबर प्रोवाइड करवाएगी कि आप यहाँ जाके, इसका ये नंबर है, आप यहाँ जाके कांटेक्ट कर लीजिए करके। सोशल वर्कर जो है क्या करेंगे कि हमको एक SAA अपॉइंट करेंगे। यानी कि अगर हम इसको सामान्य भाषा में देखें तो एक व्यक्ति जो है क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, जो क्या करेगी, जिसका कार्य ये है कि वो हमारी पूरी जांच परख करे, हमारे परिवार की जांच परख करे, हमारे जो रिश्तेदार हैं उनसे हमारे बारे में, यानी कि पूरा जांच पड़ताल करेगी, हमारे हेल्थ के बारे में, हमारे फाइनेंशियली कैसे हैं, सारी चीज़ों को लेके क्या करेगी, वो जांच पड़ताल करेगी। उसके बाद वो जांच पड़ताल करने के बाद क्या करेगी, एक रिपोर्ट तैयार करेगी, हमारा रिपोर्ट तैयार करेगी और साथ ही साथ हमारा क्या करेगी, वो काउंसलिंग भी करेगी कि आपको बच्चा क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, काहे चाहिए, सारा पूछताछ भी करेगी हमको। मतलब अगर अकेले हैं तो, अगर सिंगल हैं तो सिंगल का, या फिर अगर हम पति पत्नी अगर कोई है, कोई कपल है, तो वो दोनों का वो क्या करेगी, कंसेंट जानने की कोशिश करेगी। वो सारी चीज़ों पे वो क्या करेगी, काम करेगी और एक रिपोर्ट तैयार करके वो अप्रूवल के लिए क्या करेगी, एप्लीकेशन क्या करेगी, देगी। एप्लीकेशन कहाँ देगी, तो वो है किशोर न्यायालय में या फिर कोई अन्य न्यायालय में क्या कर सकती है, वो कोर्ट में अपना एक एप्लीकेशन दायर करेगी। किसके लिए, हमारे तरफ से वो कोर्ट में, है ना। कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करने के बाद कोर्ट में क्या होगा,
उसको पास करवाना होगा। तो कोर्ट में पास करवाने के लिए ये सारे क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताए हैं वो फुलफ़िल करना ज़रूरी है। बच्चा कौन है, बच्चे के माता पिता अगर हैं तो उनका कंसेंट ज़रूरी है कि क्या माता और पिता दोनों अपना बच्चा देना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें भी क्या है यहाँ पे आवश्यक है। तो सारी चीज़ें जानेगी। और साथ ही साथ एक मुख्य बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर बच्चा जो है 5 साल से बड़ा है तो उसका भी कंसेंट ज़रूरी है, यानी कि उसकी भी सहमति ज़रूरी है। अगर जो है बच्चा 5 साल से बड़ा है तो इस कानून के तहत उसकी सहमति को भी माना जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कोर्ट उस ऑर्डर को पास कर देगी, है ना। तो वो जो पास हो गया जब ऑर्डर, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, बच्चा एक जो भी है आपने गोद लेने के लिए जिसके लिए ये प्रोसीजर फॉलो किया था, तो वो बच्चा आपका हो जाएगा। तो ये हो गया है क्या, बच्चे का पूरा प्रक्रिया गोद लेने का, है ना। तो अब देखते हैं कि संस्था जो है उसके बाद यहाँ पे कब वापस ले लेती है। यहाँ पे कब वापस लेती है उससे पहले भी मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आपने कारा में या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, बच्चे के लिए प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, तो उसके बाद अगर आप चाहें कि आप कैंसिलेशन करवा देते हैं। कैंसिलेशन कैसे, कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, या फिर जो बच्चा देने वाले माता पिता हैं वो चाहते हैं कि हम बच्चा नहीं देना चाहते हैं, अपना माइंड चेंज कर लेते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो है कैंसिलेशन नहीं हो सकता इस चीज़ का। तो यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगा। और अब देखते हैं कि संस्था कुछ मामलों में क्या कर सकती है, बच्चे को जो है, जो गोद दिया हुआ बच्चा है उसको वापस ले सकती है अपने पास। तो क्यों ले सकती है उसको देखते हैं। तो संस्था तब वापस लेती है किसी बच्चे को जब उसकी स्थिति देखती है। अब अगर किसी संस्था ने क्या किया है, बच्चे को आपको दिया है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो बच्चे का क्या स्थिति है उसको जांचे परखे बीच बीच में जाके। तो हो सकता है कि अगर उसको कहीं से पता चलता है संस्था को कि ये जो बच्चे हैं, बच्चा गोद लिया गया है, उस बच्चे को बंदी बना के रख लिया गया है, इलीगल बच्चे को बंदी बना के रख लिया है, या फिर उनसे बहुत काम करवाया जा रहा है, शारीरिक रूप से उसको या फिर मेंटली रूप से उसको क्या किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, या फिर उसका हैरेसमेंट किया जा रहा है, या फिर हो सकता है कि बच्चे को बेचने के लिए उन्होंने अडॉप्ट किया हो, या फिर जो माता पिता की जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको उन्होंने क्या किया था, या फिर कोई व्यक्ति है जिसने एडॉप्शन के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो सारे फर्जी निकल गए हैं, या फिर वो जो बच्चा लेने का वजह था कि उसका क्या किया जाए, उसका शोषण किया जाए, उनको क्या किया जाए, बाल श्रम करवाया जाए। इस तरीके के कार्यों के लिए अगर उनको लिया जा रहा है तो कार्यों में उसको क्या किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है बच्चे का, तब क्या कर सकता है कि संस्था वो बच्चे को अपने पास वापस ले सकता है। तो ये हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक अन्य जानकारी और दे दूँ, क्योंकि मैं जो है कुछ पॉइंट को यहाँ पे मैं बता नहीं पाई थी, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे बच्चा कौन होगा। मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा अनाथालय में है या फिर जिसको सरेंडर कर दिए हैं माँ बाप ने, वो बच्चे तो आएंगे ही। साथ ही किसके बच्चे आएंगे, तो जिनके अर्ली मैरिज से जो चाइल्ड पैदा हुए हैं और वो उसको क्या होता है, बाल विवाह करवा दिया जाता है। अब वो जो बच्चा है, बाल विवाह तो हमारे यहाँ क्या है, वो इलीगल है, तो वो जो बच्चा है वो कहाँ जाएगा। तो ऐसे बच्चे को भी हम क्या कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं, और गोद देने के लिए क्या है, लीगल है ना। और साथ ही साथ अगर चाहें तो कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है या कोई कपल जो है क्या करता है, कोई बच्चा तो गोद लेना चाहता है, लेकिन वो कोई अनाथालय या कोई कहीं और से ना बच्चा लेके वो क्या चाहता है कि अपने ही रिश्तेदार के बच्चे को या अपने क्लोज वंस के बच्चे को ही क्या करता है, गोद लेना चाहता है। तो ऐसे में भी क्या है, ये रिलेटिव्स के भी बच्चे को क्या कर सकते हैं, गोद लिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है बच्चों में रिलेटिव्स के बच्चे, अर्ली मैरिज वाले बच्चे, जो सरेंडर्ड बच्चे हैं, जो त्यागे हुए बच्चे हैं यानी कि, और जो क्या है, जो कि अनाथ हैं, वो सारे बच्चों को गोद लिया जा सकता है। तो ये हो गया क्या, हिंदू एक्ट के तहत जो है, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत बच्चा लेने का प्रोसेस क्या है, कब लेते हैं, क्यों लेते हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया। इसका प्रोसीजर क्या होगा ये मैंने आपको बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बच्चा लेना चाहते हैं गोद। तो
तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसको लेके, जिसमें हम देखेंगे कि बच्चा गोद लेते हैं तो किस किस तरीके से गोद लेते हैं। यानी कि बच्चा गोद लेते भी हैं तो उसमें भी कई पॉइंट्स होते हैं। कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि आप अगर बच्चा गोद लेते हैं तो उसके बाद उनका जो बायोलॉजिकल जो है पेरेंट्स है उनसे वो कभी नहीं मिल सकते। इस तरह की बातें भी क्या होती है, कंसेंट की जाती है। तो ये सब टॉपिक जो है वो अलग है, तो उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए जो इस वीडियो में जितना इम्पोर्टेंट था कोई बच्चा गोद लेने के लिए, इतना मैंने आपको बता दिया है। और अगर देखें तो ये बच्चा गोद लेना जो है उसको हम कई बार क्या करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं कि क्यों किसी के खून का बच्चा ले हम, वो बच्चा कभी अपना नहीं हो सकता। इस तरीके की जो मानसिकता है वो बहुत ही गलत है। हमको सकारात्मक सोचना चाहिए। और किसी बच्चे का, अगर हमारे खुद के बच्चे नहीं हैं या फिर है भी, तो अगर हम इतने सक्षम हैं कि अगर कोई बच्चा गोद लेके हम उसको अगर पढ़ा लिखा सकते हैं, उसका भविष्य सुधार सकते हैं, तो हमको इस चीज़ को पॉजिटिव सोच के इन कार्यों में अपना क्या करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए।